डिमांड उनकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आप देखिए लगातार जो संख्या, आपने जो सही कहा कि पहले 9 उनके कह सकते हैं विधायक मंत्री रहे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि भाई 10, कभी 12, कभी 15 और साथ में गृह मंत्रालय और तमाम बड़े मंत्रालय चाह रहे हैं। तो जाहिर बात है कि वो भी अपना जो सरकार चलाई है वो दबाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही थी, लेकिन इस बार फ्रंट फुट पर आकर के सरकार चला रही है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को बैक वक्त दे दीजिए, 6 महीने के लिए ही सीएम बना दीजिए, ताकि जो पुरानी जो अधर में लटकी योजनाएं हैं उनका कार्यकाल यहाँ पर पूरा हो जाए, उनसे लोगों को यहाँ पर जो उसका लाभ है वो मिलता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की किसी भी बात को साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रही है, नकारते हुए नजर आ रही है। उनकी बात मानने को यहाँ महाराष्ट्र में महायुति सरकार के नए गठन के साथ साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन बीजेपी सरकार पर एकनाथ शिंदे एक बार फिर से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार की भी बेचैनियां शुरू हो चुकी हैं। आखिरकार कैबिनेट विस्तार में क्या होगा? क्या जो उम्मीद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से लगा रहे हैं, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों के अधीन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को झुका लेगी? कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को होने वाला है और शीतकालीन सत्र की शुरुआत 16 दिसंबर से होने वाली है। और उससे पहले महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। कई विधायकों के मंत्री बनने का सपना भी टूटेगा और कई विभागों को लेकर भी महाराष्ट्र में बड़ी खींचतान देखने को मिलेगी। जहां एकनाथ शिंदे गृह विभाग की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार वित्त विभाग की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अधिकतम विधायकों को मंत्री बनाने के लिए अड़े हुए दोनों ही दल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपसी सहमति अब तक नहीं बन पाई है। और इस बीच एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जरिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष की बात करें, चंद्रशेखर बावनकुले, वो चले जाते हैं एकनाथ शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात करने। देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत भी करवाई जाती है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव बना रहे थे तब भी मुलाकात होती है, तब भी मनाने की कोशिश की जाती है, और कैबिनेट विस्तार से पहले भी मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? क्या एक बार फिर से बीजेपी को खतरा सताने वाला है? कई सवाल हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एकनाथ शिंदे की बात पहले करते हैं, अजीत पवार की भी बात करेंगे। एकनाथ शिंदे जो गृह विभाग भी मांग रहे थे, और साथ ही साथ देखा जाए तो पहले उनके 9 विधायक कैबिनेट में आए थे, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि उनके विधायकों की संख्या बढ़ाई जा रही है मंत्री पद को लेकर। क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी पर हावी हो चुके हैं? देखिए नाज़मीन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हो और जब आपकी ज़रूरत दूसरे को होती है तो वो आपकी हर शर्त मानने को तैयार होता है। आप देखिए, जब शिवसेना के 2 फाड़ हुए, यहाँ पर शिंदे गुट अलग हो जाता है, बीजेपी उनके साथ में कह सकते हैं सत्ता के जो मौके हैं वो तलाशने लगती है और यहाँ पर सत्ता में आ भी जाती है। और यहाँ आप देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रहे 2 बार, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता। तो ये अपने आप में देखने वाली बात है कि जिस तरह से यहाँ पर सत्ता में बीजेपी आना चाहती थी, उसकी चाह कहीं ना कहीं पूरी हो गई। और भले ही उनके जो मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, वो उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने मौके की नयाकत को समझते हुए फैसला किया। और देखिए, अब अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ज़्यादा पावरफुल। आप देखिए 130-32 विधायक उनके पास हैं। अब यहाँ पर अगर शिंदे रहें या ना रहें, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये बीजेपी की फितरत रही है कि जब जब उसका मौका निकल जाता है, वो जो है अपने सहयोगी दलों के ऊपर एक तरीके से हुक्म चलाती हुई नजर आती है, एक तरीके से दबाव बनाती हुई नजर आती है। आप ढेरों एग्जाम्पल देखिए, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, पशुपति पारस की बात करें, ये सब बड़े खासम खास हुआ करते थे बीजेपी के। लेकिन जैसे ही बीजेपी का कह सकते हैं वक्त इन सब से निकल जाता है या बीजेपी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, बीजेपी इनसे अपना किनारा करती हुई नजर आती है। कुछ वैसा ही हाल इस समय शिंदे के साथ भी नजर आता है, जो लगातार 2 सप्ताह तक कशमकश करते रहे कि भाई मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो रहिए, नहीं तो आपको भी विपक्ष में बैठने मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आएगा। और शिंदे को भी लगा कि हाँ, बात सही है कि अगर वो
विपक्ष में बैठते हैं तो शायद उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर सरकार में चला जाए, कुछ मंत्री पद उनको मिलेंगे और ये मिल भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह की डिमांड उनकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आप देखिए लगातार जो संख्या, आपने जो सही कहा कि पहले 9 उनके कह सकते हैं विधायक मंत्री रहे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि भाई 10, कभी 12, कभी 15 और साथ में गृह मंत्रालय और तमाम बड़े मंत्रालय चाह रहे हैं। तो जाहिर बात है कि वो भी अपना दबदबा कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं कि चलिए मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन मंत्रिमंडल में ही कम से कम उनकी जो मजबूती है वो देखने को मिले। इसीलिए लगातार वो जो आंकड़ा है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए उनकी अहमियत बीजेपी को भी पता है कि अगर वो बाहर होते हैं या बीजेपी गठबंधन से हटते हैं तो जाहिर बात है कि अजीत पवार ज़्यादा दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए बीजेपी उनको साथ के रख रही है। अब जो मुलाकात हुई है बीजेपी अध्यक्ष और शिंदे के बीच में, हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये जो मामला है सुलझता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि 14 तारीख को ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन होना है, 16 से सत्र शुरू होना है। तो ऐसे में यहाँ बीजेपी के सामने मजबूरी है कि तमाम शर्तों को शायद माने और यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है या गठन रुका हुआ है, वो दोनों चीज़ें करती हुई नजर आए। सर, एकनाथ शिंदे की बात करें, बीजेपी के जरिए ये भी संकेत दिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस कई मायनों में झुके भी थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो अड़े नहीं रहे। देवेंद्र फडणवीस जब झुके हैं तो एकनाथ शिंदे को भी झुकना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की बात को माना, मुख्यमंत्री पद की जो लालसा थी उसको त्याग दिया, लेकिन शर्त तो रखी गई थी। एकनाथ शिंदे ने तो जरूर कहा था कि गृह विभाग मिलना चाहिए। अब बीजेपी क्यों अड़ी हुई है और क्यों कह रही है कि कई और विभाग दे देंगे लेकिन गृह विभाग नहीं देंगे आपको? देखिए जाहिर बात है कि गृह मंत्रालय सबसे पावरफुल कह सकते हैं कि महकमा माना जाता है और इसीलिए बीजेपी किसी भी हालत में ये मंत्रालय देना नहीं चाहती और इसी को लेकर लगातार रस्साकशी भी है। जो चंद्रशेखर हैं बीजेपी अध्यक्ष, वो पहुंचते हैं मिलने के लिए, शिंदे के साथ में बातचीत भी होती है, बाकायदा फ़ोन भी शायद जाता है। अब कितनी इसमें सहमति बन पाई है और कितनी असहमति अभी बाकी है, इसके ऊपर आने वाले 1-2 दिन के अंदर कह सकते हैं सारी बातें बाहर आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अभी भी बीजेपी और महायुति जो गठबंधन है उसके अंदर कशमकश जो है बनी हुई है। अजीत पवार हालांकि खामोश हैं। अजीत पवार पहले से भी आपने देखा कि ये कहते हुए नजर आए कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए कल शपथ लेने तो मैं कल शपथ ले लूँगा, आज बोलेंगे तो आज ले लूँगा। तो यानी कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हुए। लेकिन शिंदे लगातार अपना जो कह सकते हैं दबदबा है वो बनाए रखना चाहते हैं कि भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो लेकिन मंत्रालय उनके पास ऐसे हों कि मुख्यमंत्री की ताकत से ज़रा भी कम नहीं हो। इसीलिए वो कम से कम गृह मंत्रालय चाहते हैं ताकि अपनी जो मजबूती है, अपनी जो ताकत है वो कह सकते हैं बदस्तूर बनी रहे। और यहाँ पर भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन सत्ता की जो चाबी है, जो कमान है, वो शिंदे अभी भी अपने हाथों में रखना चाहते हैं। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे जहां दबाव बना रहे थे तो अजीत पवार ने सहमति जता दी थी कि हम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं, हमें उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के दबाव के बीच दिल्ली का दौरा करते हुए भी अजीत पवार नजर आए थे। चर्चाएं थी कि विभागों को लेकर ही मुलाकात जारी थी। अजीत पवार के जरिए अब ये भी कहा जा रहा है कि वित्त विभाग की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जरिए अजीत पवार गुट से कई अल्पसंख्यक विधायकों का पत्ता भी कटता हुआ नजर आ सकता है। अजीत पवार जहां एकनाथ शिंदे दबाव बना रहे हैं तो वहीं अजीत पवार की मुश्किलें बीजेपी खुद खड़ी करते हुए नजर आएगी। ऐसे में क्या अजीत पवार भी एकनाथ शिंदे का साथ देते हुए नजर आएंगे? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है, ये भी चर्चाएं हो रही हैं अब की जो अल्पसंख्यक चेहरे हैं ये महायुति की तरफ से इनकी संख्या इस बार बहुत कम होगी और इसमें अजीत पवार गुट से छगन भुजबल का नाम भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद ना मिले। क्या लगता है आपको कि अजीत पवार के खिलाफ बीजेपी जो कदम उठा रही है, क्या एकनाथ शिंदे जैसा हाल अजीत पवार का होने वाला है? देखिए नाजमीन, अजीत पवार गुट की बात करें तो 2 बड़े चेहरे इस वक्त जो है चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें छगन भुजबल जो कि ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं, तो ओबीसी वोट बैंक को साधना अजीत पवार की यहाँ पर मजबूरी है। दूसरी तरफ देखा जाए प्रफुल्ल पटेल, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जब अजीत पवार ने 10 विधायकों के साथ एनसीपी में बगावत करते हुए सरकार का रुख कर लिया था और उस दौरान 10 के 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। तो ऐसे में छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल दोनों को बड़े महकमे वहां पर दिए गए थे। लेकिन इस बार जो है परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं, क्योंकि अजीत पवार के पास जो संख्याबल है वो उतना ही लगभग मौजूद है जितना कि उन्होंने शरद पवार के खेमे से तोड़ लिया था।
ऐसे में उनके यहाँ पर विधायकों उनको पहले तो यहाँ पर 57 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाने के लिए टिकटें दी जाती है। इसके बाद जो है 41 विधायक उनके जीत करके आते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या बल है अजीत पवार के पास वो पिछले कार्यकाल के समानांतर दिखाई देती है। दूसरी तरफ बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे के पास भी संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले देखा जाए तो लगभग आधा दिखाई देता है। तो ये दोनों जो यहाँ पर गुट हैं ये बीजेपी के सामने छोटे दिखाई देते हैं। इनकी राजनीतिक जो हैसियत है वो छोटी दिखाई देती है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि बड़े जो विभाग हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक जो प्रमुखता के साथ जो केंद्र बिंदु माने जाते रहते हैं वे अपने पक्ष में रखे जाएं, क्योंकि पिछली जो सरकार चलाई है वो दबाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही थी, लेकिन इस बार फ्रंट फुट पर आकर के सरकार चला रही है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को बैकफुट पर धकेल दिया गया है। लेकिन अजीत पवार की कहीं ना कहीं ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है और उनकी मजबूरी भी है कि वे सरकार के साथ बने रहें, क्योंकि यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का रुख करते हैं तो वहां पर विपक्ष में बैठने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो नाराज दिखाई दे रहे हैं उनकी ये ताकत दिखाई देती है कि भाई केंद्र में जो है उनके पास 7 सांसद हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी जड़ हिलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 7 सांसदों के साथ यदि वो उन सांसदों को तोड़कर इंडिया गठबंधन का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। दूसरी तरफ बिहार, आंध्र प्रदेश और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है इसके अंदर सरकार को चलाने के लिए। यदि वहां भी कुछ जो गड़बड़ी देखने को मिली तो यहाँ पर केंद्र में सरकार जो है वो धराशायी हो सकती है। और ये महत्वपूर्ण यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टास्क है बीजेपी के लिए कि एकनाथ शिंदे को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में रखा जाए, किसी तरीके से उनको संतुष्ट किया जाए, उन पर सहमति ली जाए और उसी आधार पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से आपने अजीत पवार का जिक्र किया तो मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार को इस सरकार में कोई ज़्यादा खास तवज्जो मिलने वाली है एकनाथ शिंदे के रहते हुए। यदि एकनाथ शिंदे यहाँ से जो है महायुति गठबंधन को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर अजीत पवार इस सरकार में महत्वपूर्ण कड़ी होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर राज्य से लेकर केंद्र तक की बात करें तो कई मुद्दों के जरिए बीजेपी को नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ हम महाराष्ट्र की बात करें तो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बीजेपी पर हावी तो हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी में वो अहमियत नजर नहीं आती है। महायुति गठबंधन तो था और है, लेकिन जो मजबूती जिस आधार पर थी वो दलों के जरिए थी, लेकिन अब दलों को बीजेपी की जरूरत है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है कि अगर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को बीजेपी खुश नहीं करती है, जो बड़े विभागों की मांग की जा रही है, बड़े मंत्रालयों की मांग की जा रही है, बीजेपी अपने पास रखती है, तब अजीत पवार, एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या लगता है मनीष की अभी तक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अगर फैसला सामने आ जाता है, क्या लगता है कि राजी होते नजर आएंगे, जैसे कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति जताते हुए नजर आए थे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरती हुई नजर आई है चुनावों के बाद। तो महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा और मजबूत दल माना जा रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरे पर लेकर रजामंदी यहाँ पर एकनाथ शिंदे की करवा ली, उप मुख्यमंत्री का उनको जो पदभार है वो दिया गया और यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आए, तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे बेशक यहाँ पर नाराज हो, नाराज भी क्यों ना हो, जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं कि 6 महीने का ही वक्त दे दीजिए, 6 महीने के लिए ही सीएम बना दीजिए, ताकि जो पुरानी जो अधर में लटकी योजनाएं हैं उनका कार्यकाल यहाँ पर पूरा हो जाए, उनसे लोगों को यहाँ पर जो उसका लाभ है वो मिलता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की किसी भी बात को साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रही है, नकारते हुए नजर आ रही है, उनकी बात मानने को यहाँ राजी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे को जल्द ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा मना लिया जाएगा। और मनाया नहीं भी जाता है या शिंदे नहीं भी मानते हैं तो बेशक यहाँ कोई बड़ी बगावत के संकेत शिंदे के द्वारा जरूर दिए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा कि 14 दिसंबर जो तारीख निर्धारित की गई है और जिस तारीख के तहत कैबिनेट विस्तार होना है उससे पहले ही क्या महायुति गठबंधन में आपसी सहमति बनती हुई नजर आएगी या फिर आपसी सहमति ना बनते हुए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार कोई बड़ा कदम बीजेपी के खिलाफ उठाते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।